नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगी देश, दुनिया और राज्यों की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। गांधीनगर में भारत मॉरिशस के बीच शिखर स्तर की वार्ता। आर्थिक, सामरिक और राजनयिक सहयोग बढ़ाने पर दोनों देशों का जोर। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में हर मुमकिन मदद का भरोसा। भारत में स्वास्थ्य सेवा हील इन इंडिया में देश का सबसे बड़ा ब्रांड बनने की क्षमता। गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और इनोवेशन सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोले प्रधानमंत्री। मॉरिशस के प्रधानमंत्री और WHO के महानिदेशक भी रहे मौजूद। आदिवासियों और महिलाओं के जीवन को आसान बनाना सरकार की प्राथमिकता। दाहोद में आदि जाति महासम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जल आपूर्ति और स्मार्ट सिटी से जुड़ी 22,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत। देश में कोविड-19 के केसों में उछाल। पिछले 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए मामले। बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र ने यूपी, दिल्ली समेत 5 राज्यों को किया आगाह। निगरानी बढ़ाने और एहतियाती कदम उठाने का निर्देश। और गुवाहाटी में असम अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद पर बैठक। सीमा विवादों को सुलझाने के लिए जिला स्तरीय समितियां बनाने पर सहमति। लंबित मुद्दों के समाधान खोजने के लिए विवादित क्षेत्रों में होगा संयुक्त सर्वेक्षण। और हेडलाइंस के बाद वो तमाम खबरें जो दिन भर सुर्खियों में रहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वियतनाम के क्वांग निन प्रांत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हा लॉन्ग बे का दौरा किया। प्रांत के पार्टी सचिव गुएन जुआन क्यू ने उनका स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पर्यटन, व्यापार, आयुर्वेद और योग में सहयोग बढ़ाने के बारे में चर्चा हुई। साथ ही ओम बिरला ने भारत और वियतनाम के बीच 4 नए हवाई सेवा मार्गों का उद्घाटन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की बैठक में कहा कि महामारी के बाद तेजी से पुनरुद्धार के लिए देशों के बीच तत्काल समन्वित कार्रवाई की जरूरत है। वित्त मंत्री ने कहा कि भविष्य में किसी झटके का मुकाबला करने के लिए भी इस दिशा में तत्काल कदम उठाना जरूरी है। निर्मला सीतारमण ने EME के लिए आर्थिक दृष्टिकोण, जोखिम और निकट अवधि की चुनौतियों पर अपनी बात भी रखी। अजय कुमार सूद को सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक प्रधानमंत्री के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य सूद प्रसिद्ध जीव विज्ञानी के विजय राघवन की जगह लेंगे। उन्हें 3 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी खरीद पर पूंजीगत बजट का 65.5% उपयोग किया है। मंत्रालय के मुताबिक उसने वित्त वर्ष 2021-22 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजी अधिग्रहण बजट का 64% अलग रखा और लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहा है। मंत्रालय ने आगे कहा है कि वो 2021-22 में रक्षा सेवाओं के बजट का 99.50% उपयोग करने में सक्षम है। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में कच्चे तेल का उत्पादन 296.9 लाख टन रहा, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 2.63% कम है। सार्वजनिक क्षेत्र की ONGC द्वारा लक्ष्य से कम उत्पादन करने के कारण ऐसा हुआ है। दूसरी ओर रिलायंस BP के KG बेसिन के कुछ नए क्षेत्रों से उत्पादन शुरू होने से समीक्षाधीन अवधि में प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में प्रशासन के अतिक्रमण रोधी अभियान पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने दंगे के आरोपियों के खिलाफ कथित तौर पर लक्षित नगर निकायों की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। जहांगीरपुरी में बीते शनिवार को हिंसक झड़पें हुई थी। इस दौरान 8 पुलिसकर्मी और एक स्थानीय निवासी घायल हुआ था। मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने INS वगशीर का जलावतरण किया है। ये परियोजना 75 के तहत छठी और अंतिम पनडुब्बी है। इसके बाद करीब 1 साल तक पनडुब्बी के व्यापक कड़े परीक्षण होंगे ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि ये युद्ध के लिए पूरी तरह से सक्षम है और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। चीन के शंघाई शहर में प्रशासन ने कोरोना संबंधी पाबंदियों में ढील देते हुए 40 लाख लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति दे दी है। चीन के सबसे अधिक आबादी वाले शहर में संक्रमण के कम होते मामलों के मद्देनजर अभी तक करीब 1,20,00,000 लोगों को अपने घर से निकलने की अनुमति दी जा चुकी है। रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण खाद्य और ऊर्जा लागत में वृद्धि के बीच
भारत ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र ने कहा कि समस्या का सभी को मिलकर समाधान निकालने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकासशील देशों के लिए भोजन और ऊर्जा की बढ़ती लागत के मद्देनजर इस संघर्ष का प्रभाव क्षेत्र के बाहर भी महसूस किया जा रहा है। वहीं रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर धीमी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल 6.1% की तुलना में इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.6% की दर से बढ़ेगी। और अब खबरें विस्तार से। भारत ने मॉरिशस को कोरोना पश्चात आर्थिक पुनर्निर्माण में हर संभव मदद देने का वादा किया है। मॉरिशस में भारत की तरफ से आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोला जाएगा, जिसमें भारत की तरफ से परंपरागत दवाओं की आपूर्ति भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में यह आश्वासन दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत में विकास और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग और दोनों देशों की जनता के बीच संपर्क बढ़ाने के तरीकों पर भी बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री अपने उच्च स्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ 8 दिनों की यात्रा पर भारत में हैं। गुजरात से 17 अप्रैल को उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की और इस दौरान वो वाराणसी और मुंबई भी जाएंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल हम रुख करेंगे। मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, मॉरिशस एक बहुत छोटा सा देश लेकिन आर्थिक और सामरिक दृष्टि से एक बेहद अहम साझेदार और इंडियन ओशन में एक की पार्टनर है मॉरिशस हमारा। ये दौरा और आज की शिखर वार्ता क्या बड़ी बातें रही? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण देश है मॉरिशस हमारे लिए और मॉरिशस को हम ये मानते हैं कि हमारा मैरीटाइम नेबर है, मतलब समुद्र में हमारा पड़ोसी है। और मॉरिशस की एक दूसरी खासियत ये भी है भारत के लिए कि मॉरिशस देखिए हमारा सांस्कृतिक विस्तार भी है और भारत की संस्कृति के साथ, भारत के इतिहास के साथ और भारत के लोगों ने मॉरिशस को जाके ये एक तरीके से कहें कि बसाया बनाया। और इसलिए प्रवीण जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं और उनका जो निवास जब प्रधानमंत्री जब बने थे उसके बाद पता चला कि बलिया जिले के, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के अखिलपुरा गांव में उनका पैतृक निवास था। तो आप समझ सकते हैं कि मॉरिशस के साथ हमारी किस तरह की कल्चरल बॉन्डिंग है। और वैसे में भारत एक तरीके से समझता है अपने आप को कि भारत की जिम्मेदारी है मॉरिशस के अर्थव्यवस्था का ख्याल रखने की, भारत की जिम्मेदारी है मॉरिशस की सुरक्षा का ख्याल रखने की और यहाँ तक कि भारत की यह भी जिम्मेदारी है मॉरिशस की रक्षा का ख्याल रखने की भी। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सागर डॉक्ट्रिन है, सागर डॉक्ट्रिन के लिए मॉरिशस एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश माना जाता है। और उस हिसाब से कहें तो मॉरिशस के जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप है, हमारा विकास में जो मॉरिशस का सहयोग, हमारा जो सहयोग है मॉरिशस को काफी महत्वपूर्ण है। हमने वहाँ मेट्रो रेल की शुरुआत की है और मेट्रो रेल का एक फेज पूरा हो चुका है। दूसरा फेज जो है वो दिसंबर में उस फेज का खात्मा होगा। तो मतलब 2 फेज रेल, मेट्रो रेल हम बना रहे हैं। उसके अलावा हम वहाँ सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। उसके अलावा हम मॉरिशस में एक कह सकते हैं कि सोलर पावर स्टेशन खोल रहे हैं जिसमें कि भारत के सहयोग से वहाँ सारा कुछ होगा। तो एक तरह से कहें कि मॉरिशस के साथ हमारा एक पुराना एफडीआई का भी रूट रहा है मॉरिशस। हमारे लिए बहुत जो विदेशी मुद्रा निवेश है हमारे यहाँ वो मॉरिशस के रूप से होता रहा है। तो मॉरिशस ने भी हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद की और इसलिए हम भी मॉरिशस का काफी ख्याल रख रहे हैं प्रीति। और जो प्रवीण जगन्नाथ की जो भारत यात्रा है, आप देख रहे हैं कि वो वाराणसी भी जाएंगे, किस तरह से कल्चरल टाइज हमारा है और इसलिए वो वाराणसी जाके अपने रूट्स के साथ एक बार फिर अपने आप को जोड़ेंगे। और उसके अलावा मुंबई में जाएंगे जहां कि वो एक व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल, औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल से बात करें किस तरह से मॉरिशस में वो और निवेश कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है। देखने में मॉरिशस जरूर छोटा देश है समुद्र के बीच में, लेकिन मॉरिशस हमारे लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। मॉरिशस भी इस बात को समझता है और हम मॉरिशस को इसलिए काफी सम्मान देते हैं कि मॉरिशस हमारे लिए राजनीतिक रूप से, राजनयिक रूप से और सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण देश है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात का दाहोद अब मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है और इसी क्रम में दाहोद में 20,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रेलवे कारखाना लगने वाला है। प्रधानमंत्री ने आज दाहोद में आदि जाति महासम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। जनजातीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इलाका
मेक इन इंडिया पहल का बड़ा केंद्र बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने दाहोद और पंचमहल के विकास से जुड़ी 22,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें दाहोद जिला दक्षिणी क्षेत्र जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ और दाहोद स्मार्ट सिटी की 5 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल प्रोजेक्ट से दाहोद के सैकड़ों गांवों की महिलाओं का जीवन आसान होने वाला है। जिन परियोजनाओं का आज उद्घाटन हुआ है, उनमें एक पेयजल से जुड़ी योजना है और दूसरी दाहोद को स्मार्ट सिटी बनाने से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स हैं। पानी के इस प्रोजेक्ट से दाहोद के सैकड़ों गांवों की माताओं बहनों का जीवन बहुत आसान होने वाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक भी मौजूद रहे। साथ ही इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जल्द ही पारंपरिक औषधि उत्पादों को मान्यता देने के लिए आयुष चिन्ह जारी करेगा, जो देश के आयुष उत्पादों की गुणवत्ता को प्रामाणिकता प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत जल्द ही उन लोगों के लिए आयुष वीजा श्रेणी शुरू करेगा जो इलाज के पारंपरिक तरीकों के लिए देश आते हैं। 14 से पहले $3 बिलियन से भी कम, आज ये बढ़कर $18 बिलियन को भी पार कर गया है। जिस प्रकार पूरी दुनिया में आयुष प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है, उससे ये ग्रोथ आने वाले वर्षों में और ज्यादा बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर आयुष निर्यात संवर्धन परिषद की भी वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। उन्होंने आयुष सूचना केंद्र, आयुष नेक्स्ट और आयुषॉफ्ट जैसे सूचना प्रौद्योगिकी पहल की भी शुरुआत की। समारोह में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने कहा कि भारत विश्व की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि भारत आयुष, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में भी अग्रणी बनकर उभरेगा। The initiation of this project by Shri Modi ji translates into reality his vision to offer to the world a new way of healing the suffering of people. For Shri Modi ji, the whole world is a family. Vasudeva Kutumbakam. इस मौके पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि इस आयुष केंद्र के जरिए भारत पूरी दुनिया तक पहुंचेगा और पूरी दुनिया भारत आएगी। उन्होंने कहा कि आयुष उद्योग 2014 से हर साल 17% की दर से बढ़ रहा है। इस साल के आखिर तक आयुष उद्योग $23 अरब का होने की संभावना है, इसलिए उद्यमियों को इस क्षेत्र में बड़े निवेश के लिए आकर्षित किया जा रहा है। Strategic investments along with government commitment are needed to support the innovation ecosystem for health in general and traditional medicine in particular. Second, for innovators, industry and governments to develop traditional medicines in a sustainable, environmentally sensitive and equitable manner. असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुवाहाटी में असम अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद पर बैठक की। इस दौरान समयबद्ध तरीके से इस मुद्दे का हल निकालने के लिए दोनों राज्यों में जिला स्तरीय समितियां बनाने का फैसला लिया गया है। जिला समितियां दोनों राज्यों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जातीयता, निकटता, लोगों की इच्छा और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर लंबे समय से लंबित मुद्दों के ठोस समाधान निकालने के लिए विवादित क्षेत्रों में संयुक्त सर्वेक्षण करेंगी। बात कोविड अपडेट की। केंद्र सरकार ने कोविड के नए मरीजों और कोरोना संक्रमण की बढ़ती दर को देखते हुए 5 राज्यों को निगरानी बढ़ाने के लिए कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और मिजोरम को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य सचिव ने कोविड के तत्पर और प्रभावशाली प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय करने और संक्रमण के फैलाव पर नजर रखने की सलाह दी है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने की 5 कार्यनीतियां अपनाने पर भी जोर दिया गया है। दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर डीडीएमए ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।
उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों को बंद नहीं करने का निर्णय भी लिया गया है। स्कूलों के संचालन के लिए विशेषज्ञों से ली गई सलाह के आधार पर एक अलग एसओपी लागू की जाएगी। देश में एक दिन में कोविड के 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी बढ़कर 12,340 तक पहुंच गई है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कोविड रोधी टीकों की 187 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद राज्यों से समाचार और साथ ही एक नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी। आप बने रहिए हमारे साथ। कोरोना महामारी संकट से निपटने में भारत के वैश्विक प्रयासों से भारत को पूरे विश्व से प्रशंसा मिली है और संसदीय समिति ने इसको लेकर सरकार की सराहना भी की है। दवाई भी दिए थे और पीपी किट्स भी दिए थे। भारत देश दुनिया को एक एग्जाम्पल सेट दिखाई। जहां अपने देश में हम लोगों ने लोगों की जान बचाई, वहीं हमने विश्व के लोगों को भी जान बचाने में योगदान दिया। आज की खबर में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं देश के चारों कोनों से राज्यों से आ रही बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर कल लोक प्रशासन विशिष्टता पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल सेवा अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खरीफ अभियान 2022 के लिए आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में कहा कि आत्मनिर्भर भारत, उन्नत कृषि और समृद्ध किसान के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों की माली हालत सुधारने के लिए किए जा रहे कामों की वजह से आज देश खाद्यान्न, बागवानी और अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन में अच्छी स्थिति में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में टीम 9 और धार्मिक मामलों के विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने वर्तमान हालात को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त संवेदनशीलता से काम करने का निर्देश दिया। साथ ही बिना अनुमति के शोभा यात्रा और धार्मिक जुलूस नहीं निकालने की भी बात कही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में पेयजल के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को टैंकरों और पेयजल लाइनों के माध्यम से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराने और जल जीवन मिशन के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। कर्नाटक सरकार राज्य में ठेका दिए जाने में कदाचार रोकने के लिए 50 करोड़ रुपए से अधिक की सभी सार्वजनिक परियोजनाओं को लेकर निविदा प्रस्तावों की मंजूरी के संबंध में एक आयोग का गठन करेगी। इस आयोग की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे और इसमें 2 विशेषज्ञ सदस्य के तौर पर होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का शुभारंभ किया। साथ ही लक्ष्मी भंडार नाम के परिवारों की महिला मुखियाओं के लिए बुनियादी आय सहायता कार्यक्रम में विस्तारित संस्करण की शुरुआत की। इसमें मुख्यमंत्री ने निवेशकों को निवेश के लिए बेहतर माहौल देने का भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में बाबूलाल गौर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कोविड-19 के दिनों में भी प्रदेश के विकास की रफ्तार नहीं रुकने दी। भारतीय तट रक्षक बल ने गोवा के मोर मुगाओ बंदरगाह पर राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास NAT पोलरिक्स 8 के 8वें संस्करण का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 22 देशों के पर्यवेक्षक पहुंचे। मध्य प्रदेश के दंगा प्रभावित खरगोन शहर में पिछले 11 दिनों में पहली बार कर्फ्यू में एक साथ 6 घंटे के लिए ढील दी गई। स्थानीय प्रशासन 14 अप्रैल से हर दिन 2 पालियों में कर्फ्यू में ढील दे रहा है, लेकिन आज पहली बार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक छूट दी गई। उत्तराखंड में मैदानी इलाकों के साथ ही अब पहाड़ी इलाकों में भी भीषण गर्मी का प्रकोप दिख रहा है। गर्मी से हिमखंडों का पिघलना शुरू हो गया है। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग के पास बर्फ पिघलकर नदी में बहती हुई दिखी। ओडिशा में बढ़ते तापमान के बीच नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जानवरों पर समय समय पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, साथ ही कूलर भी लगाए गए हैं। और अब बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
इस्तीफा देने के दबाव से जूझ रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की सरकार को 3 सांसदों के समर्थन वापस लेने के कारण एक और झटके का सामना करना पड़ा है। इस महीने की शुरुआत में 156 सांसदों में से 39 ने राजपक्षे सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। अलग होने वाले समूह ने ऐलान किया था कि वो 225 सदस्यीय संसद में विपक्ष समेत किसी भी गठबंधन का साथ नहीं देगा। ये स्वतंत्र समूह सत्ता पर काबिज राजपक्षे परिवार के इस्तीफे समेत एक सर्वदलीय अंतरिम सरकार के गठन की मांग कर रहा है। राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर 9 अप्रैल को राजपक्षे के सचिवालय के पास से शुरू हुए लोगों के विरोध प्रदर्शन का आज 12वां दिन है। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण संकट बढ़ गया है। श्रीलंका पर 35.5 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज है। और इस बीच विश्व बैंक श्रीलंका को आपातकालीन सहायता देने और देश में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच कमजोर वर्ग के लोगों की मदद करने को तैयार हो गया है। विश्व बैंक के उपाध्यक्ष हार्टविग शेफर ने वॉशिंगटन में श्रीलंका के वित्त मंत्री अली साबरी के साथ बातचीत की। साबरी और शेफर ने आर्थिक संकट को दूर करने के उपायों, स्थिरीकरण के लिए मदद और कमजोर वर्गों की रक्षा करने पर चर्चा की। साथ ही शेफर ने कहा कि विश्व बैंक गरीबों और कमजोर लोगों पर संकट के प्रभाव को लेकर अत्यधिक चिंतित है और दवाओं, स्वास्थ्य संबंधी आपूर्ति, पोषण और शिक्षा के लिए आपातकालीन मदद देने को तैयार है। इस बीच श्रीलंका के दक्षिण पश्चिमी रामबुकाना क्षेत्र में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। इसके बाद लगा कर्फ्यू जारी रहेगा। निहत्थी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए की गई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 13 लोग जख्मी हुए हैं। अस्पताल में भर्ती कराए गए 13 प्रदर्शनकारियों में से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना में 15 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के दूतावासों ने बयान जारी करके पुलिस की गोलीबारी की निंदा की है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस की सेना को दुनिया की सबसे बर्बर सेना करार दिया है। उन्होंने कहा कि रूसी सैनिकों के पास जो भी हथियार उपलब्ध हैं वो यूक्रेन के खिलाफ उन सभी का इस्तेमाल कर रहे हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने राष्ट्र के नाम जारी वीडियो संदेश में कहा कि रूसी सैनिकों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने हर उस व्यक्ति और वस्तु को निशाना बनाया है जो यूक्रेन के खिलाफ उनके संघर्ष का सामना करने में मददगार है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने केवल सैन्य स्थलों पर हमले करने के रूसी दावों को खारिज किया और कहा कि रूसी सैनिक आवासीय क्षेत्रों को भी लगातार निशाना बनाकर आम नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने पश्चिमी देशों से जल्द हथियारों की आपूर्ति करने की अपील की और कहा कि अगर हमें अभी हथियार मिलते हैं तो हम उनकी मदद से हजारों लोगों की जान बचा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक 24 फरवरी को रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं। इन लोगों में से आधे से अधिक करीब 28 लाख सबसे पहले पोलैंड में शरण ली है। इनमें से बहुत से लोग हालांकि वहीं रुके हैं, लेकिन काफी लोगों के वहां से आगे चले जाने की भी सूचना है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि शरणार्थियों के अलावा यूक्रेन के भीतर 70 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। युद्ध से पहले यूक्रेन की जनसंख्या 4 करोड़ 40 लाख थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं केरल के नृत्य की कुछ झलकियों के साथ। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।